दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इसे जरूर दूरी बना के रखे हुए, लेकिन यहाँ पे एफआई की पहली पसंद बना हुआ है यस बैंक। लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को वो बढ़ा रहे, तो क्या आने वाले समय में तेजी आ सकती है? और म्यूचुअल फंड क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमने बाजार में भी कल बड़ी गिरावट देखी। इस गिरावट के पीछे वजह भी एफआई की सेलिंग है। एफआई ने पिछले कई दिनों से लगातार खरीदारी की थी, अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसी वजह से बाजार में गिरावट हुई। वजह ये भी है कि यूएस मार्केट में जो आर्थिक मंदी की प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इंटरनेशनल दबाव बन रहा है और इस वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। और वैसे अगर हमारे बड़े फंड हाउस देखें तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर चुके हैं, अब वो फिलहाल रेस्ट के मोड में। ऐसे में खरीदारी का साथ सिर्फ एफआई की तरफ से मिल सकता है, तो एफआई जैसे ही खरीदारी शुरू करेंगे बाजार में फिर तेज़ी बनेगी। यहाँ पे अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 58,840 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने 1093 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 1.82% गिरा बीएसई सेंसेक्स। वैसे अगर आप देखें तो 2-2:30 बजे के बीच में बाजार थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश हुई थी, 650 पॉइंट के आसपास आ गया था, लेकिन फिर वापस सेलिंग प्रेशर बना और आपको बड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दी। यहाँ पे यस बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 17.15 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई, यानी फ्लैट क्लोजिंग के साथ में हुई थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17.25 का यानी कुछ पॉजिटिव माहौल भी बना, लेकिन फिर स्टॉक में गिरावट शुरू हुई। 16.65 का इसने लो बनाया, अंत में क्लोजिंग 16.80 पर रही, जहाँ पे 2.04% की हमने गिरावट देखी। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं आपकी यस बैंक ने पिछले 6 महीने में भी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को। 29.73% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, क्योंकि 12.95 की प्राइस थी 17 मार्च को, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है स्टॉक। यहाँ पे समझ सकते हैं अगर 1 महीने पहले जिसने निवेश किया उसको भी अभी फिलहाल 1.51% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 16.55 की प्राइस थी। लेकिन जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी फिलहाल 4.82% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आए। वैसे आपको ये पता होगा कि स्टॉक ने जब 2 साल पहले पुरानी अपनी हाई बनाई थी वो 20.75 की थी, और इस बार रिसेंटली हाई बनाई थी वो 17.90 की थी। उसके बाद में महीने भर के बाद इसने 18.20 की एक और हाई बनाई। अब मुझे लगता है कि तेज़ी आई तो ये 20 को क्रॉस करने की संभावना रख सकता है। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 17,530 के स्तर पर क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 1.94% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,776 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 1.05% गिरा। निफ्टी पीएसयू बैंक में बड़ी गिरावट थी, 3,152 के स्तर पर करीब 2.35% की बड़ी गिरावट थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट कम थी, 20,985 के स्तर पर 0.75% की ही गिरावट थी, तो बड़ी गिरावट थी सरकारी बैंकों में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कह रही है कि आने वाले समय में बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जो आईटी इंडेक्स में जो निवेश किया हुआ है वो सारा का सारा जो निवेश है अभी वो बैंक इंडेक्स की तरफ आ रहा है, और लोगों की पसंद बन चुके फिलहाल बैंक, क्योंकि 2-3 साल से कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया बैंकिंग शेयरों ने, और इस दौरान आईटी शेयर दौड़ रहे थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, और उस वजह से लोगों की पसंद बन गया था आईटी इंडेक्स। आईटी में निवेश आ रहा था, लेकिन अब उलट हो गई है गणित, पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि आईटी का जो निवेश है वो बैंकों की तरफ शिफ्ट होने लगा है। आईटी इंडेक्स के दबाव की वजह यूएस मार्केट भी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में आप देख सकते हो कि रुझान बैंकों की तरफ बढ़ चुका है। 2022 की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स में 28% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस दौरान अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 16% की यहाँ पे हमने तेज़ी देखी है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि आईटी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यूएस की वजह से, लेकिन बैंकिंग इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए निवेशकों की पसंद बन चुका है बैंकिंग शेयर, और आने वाले समय में बैंकिंग शेयरों में तेज़ी आ सकती है। इस साल के अप्रैल महीने की बात करें तो करीब बैंकिंग शेयरों में तेज़ी अच्छी खासी बनी, लेकिन आईटी इंडेक्स करीब 26% गिरा और वहाँ पे 5.11 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए। जबकि आप देखें तो करीब इस दौरान 11% दौड़ा है बैंक इंडेक्स और 15.19 लाख करोड़ के शेयर खरीदे गए इस दौरान। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस समय बैंकिंग शेयरों में निवेश करना चाहिए, काफ़ी मजबूत लग रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहे हैं, और जिस तरह से कारोबारी गतिविधियां बढ़ी है, लोगों को कारोबार आगे बढ़ाने के लिए बैंक लोन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बैंकिंग शेयरों में तेज़ी की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है और ये निवेश का जरिया बनते हैं।
यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिल्कुल इससे दूरी बनाए हुए, कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करने को तैयार नहीं है, जबकि 60% दौड़ा है पिछले एक साल में। इसके बावजूद भी लोगों का रुझान इसकी तरफ नहीं है, वो और दूसरे बैंकिंग क्षेत्रों में निवेश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यस बैंक से दूरी बनाए हुए। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें तो एफआई की पहली पसंद बन गया है यस बैंक। लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को वो बढ़ा रहे। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में एफआई की होल्डिंग 7.92% थी, दिसंबर में होल्डिंग बढ़ के 8.17% तक कर ली, और मार्च क्वार्टर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को 10.97% तक पहुंचाया, और इस जून क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग 11.37% तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे आप खुला देख सकते हो कि लगातार एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, और ये लोगों की भले ही यहाँ पे बड़े फंड हाउस यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर रहे, क्योंकि देख सकते हो आप कि सितंबर में बड़े फंड हाउस की 45.87% की होल्डिंग थी, दिसंबर में वो घट के 45.55% तक आ गई, और मार्च क्वार्टर में ये 44.01% तक हुई, और इस बार 43.93% हो गई। तो हर क्वार्टर में यहाँ पे आपको बड़े फंड हाउस की होल्डिंग घटती हुई दिखाई देगी, लेकिन एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, उनको भरोसा है यस बैंक पे। अब यहाँ पे यस बैंक में गिरावट के पीछे वजह बनी है कि पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पे एफआई बिकवाली कर रहे हैं। अगर हम एफआई की बात करें तो 8 सितंबर को उन्होंने 2913 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था, 9 सितंबर को उन्होंने 2130 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और 12 सितंबर को उन्होंने 2049 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 13 सितंबर को 1956 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 14 सितंबर को उन्होंने 1397 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। 15 सितंबर को उन्होंने 1270 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा, और कल उन्होंने 3260 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, और इसी वजह से हमें यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आप देख सकते हो कि लगातार एफआई की खरीदारी ही बनी हुई है यस बैंक में। तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का इफेक्ट यस बैंक के स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। अगर हम यस बैंक के फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप फिलहाल 41,967 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 16.80 की है, 52 वीक का लो 12.10 और 52 वीक का हाई 18.20 का है। यहाँ पे स्टॉक का पी 35.90 का है, बुक वैल्यू इसकी 13.50 की है, और इसका आरओसी 4.96% है, इसका आरओई 9.21% है, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अगर हम इसके पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट भी देखें तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे लग रहे। दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4898 करोड़ रुपीज़ था, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 4948 करोड़ तक पहुंच गया, और जून क्वार्टर में यस बैंक का रेवेन्यू 5135 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगभग हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर 3 में 266 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट था, क्वार्टर 4 में वो बढ़ के 367 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन इस बार क्वार्टर 2 में थोड़ा सा इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है, क्वार्टर 1 में 311 करोड़ रुपये का ही टोटल इनका नेट प्रॉफिट रहा है, तो क्वार्टर 4 से थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप देखें तो ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। क्वार्टर 3 में 0.11 था, क्वार्टर 4 में 0.15, लेकिन इस बार 0.12 ईपीएस। इसके अलावा ग्रॉस एनपीए और एनपीए में भी रिकवरी हो रही है। क्वार्टर 3 में 14.65% इनका टोटल ग्रॉस एनपीए था, जो क्वार्टर 4 में घट के 13.93% तक आ गया, और क्वार्टर 1 में ये 13.45% तक आ गया। अब नेट एनपीए की भी बात करें तो 5.29% था क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में ये 4.53% तक आ गया, और इस क्वार्टर 1 में 4.17% तक आ गया। तो यहाँ पे कंपनी का एनपीए लगातार कम हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक भले ही ARC का गठन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन लगातार अपने एनपीए को कम करने की कोशिश करे, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें, सबसे पहले सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से -14% है, लेकिन इस TTM 3% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% है, 5 ईयर के हिसाब से -20% है, 3 ईयर के हिसाब से -14%, लेकिन TTM 135% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -14% है, 5 ईयर के हिसाब से -46%, 3 ईयर के हिसाब से -36%, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है। स्टॉक की ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% निगेटिव है, और 5 ईयर के हिसाब से -9% है, 3 ईयर के हिसाब से -22%, लेकिन लास्ट ईयर 3% पॉजिटिव हो चुका है। तो सारे आंकड़े पॉजिटिव हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। दाव यहाँ पे लगाया जा सकता है। एक बार हम इसकी रेटिंग को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है, जो बहुत ही शानदार बात है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है,
बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है। ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। तो आप देख सकते हो इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है और इस रेटिंग के दम पे यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके येस बैंक में अगर आप निवेश करते हो तो डेफिनेटली आपका निवेश कई गुना बढ़ेगा। आने वाले समय येस बैंक बहुत मजबूत होने वाली है और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।